पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण विरोधी आंदोलन के एक नेता मेरे पास आए थे। वे मेरा समर्थन चाहते थे। मैंने सोचा ये या तो इस कारण से आए हैं कि इन्हें पता चल गया है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा, या इसलिए कि उन्हें मेरी न्याय बुद्धि पर भरोसा है। मेरा उपनाम परसाई से मेरी जाति का पता नहीं चलता। लोग सोचते हैं यह पारसी से बना है, होगा कोई मुसलमान या पारसी, मगर पता लगाने वाले पता लगा ही देते हैं कि मैं ब्राह्मण। एक बार हमारे एक बंधु ने मुझे और मेरे एक मित्र को, जो उपनाम से घोषित ब्राह्मण है, घर पर भोजन के लिए बुलाया। हम उनकी बैठक में बैठे। भीतर कुछ पूजा हो रही थी। उन्होंने कहा, जरा देर और, आज 22 के पूजा व्रत पूरे हुए हैं ना, तो आज पूजा के बाद ब्राह्मण भोज होगा। उन्हें हमारी जाति का पता चल चुका था। मुझे लगा कि मित्र के नाते भोजन पर बुलाया है, मगर उसने तो हमें ब्राह्मण समझ कर बुलाया था। मैंने प्रार्थना की, प्रभु यदि ब्राह्मण भोज करवाने से पुण्य मिलता है तो आज हमें चांडाल बना दे। इस दुष्ट के हाथ पुण्य ना लगे जिसने हमें ब्राह्मण समझ रखा है। मेरे उपनाम के साथ यही दिक्कत। पांडे, मिश्रा, शर्मा नहीं, न सक्सेना, श्रीवास्तव है, न चौहान, अग्रवाल या महेश्वरी। इधर इस विश्वविद्यालय में काम करने आ गया मैं तो सब विभागों में शोध का विषय है परसाई जी किस जाति के हैं। पीएचडी के लायक काम हो गया है। शोध से पता चला है कि ब्राह्मण हूँ। मैं विवश हूँ, कुछ कर नहीं सकता। इस समाज में ब्राह्मण धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुसलमान तो हो सकता है, मगर कायस्थ नहीं हो सकता। मैं कितनी भी घोषणा करूं कि मैं चमार हूं, पर माना जाऊंगा ब्राह्मण ही। आरक्षण विरोधी आंदोलन के नेता को शर्मा जी कहें, अपनी मान्यता के बारे में काफी आश्वस्त थे। कहने लगे, कैसा अन्याय है, कम नंबर हो तो भी हरिजन लड़के लड़की को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती कर दिया जाता है। नौकरी में भी जगह सुरक्षित है। फिर प्रमोशन की 10 पोस्ट हो तो 3 उन्हें मिल जाती हैं। हम पढ़े लिखे लोग क्या इसलिए वंचित हैं कि हमने ऊंची जाति में जन्म लिया? मैं समझ गया, हजारों साल पहले ऊंची जाति ने यह मान लिया था जो कुछ भी समाज में उपलब्ध है सब हमारा है। वंचित रहना नीची जातियों का धर्म है। मान, प्रतिष्ठा, धन सब ऊंची जातियों का अधिकार है। स्कूल में मेरे साथ एक नाई लड़का पढ़ता था। वह मुझसे ज्यादा होशियार था। मुझे गणित पढ़ाने आता था और नती भी कराता था। वह आता तो कहता, हरिशंकर नमस्ते। मेरे चाचा उसे डांटते थे, तू नाई होकर नमस्ते करता है, पाए लगी किया कर। उन्हें क्या पता कि उन जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण के भतीजे को वो नाई पढ़ाता और नकल कराता है। मुझे एक इंजीनियर ने बताया, हमारे रेस्ट हाउस में एक दिन 2 पड़ोसी जिलों के कलेक्टर ठहरे। दोनों युवा आईएएस, एक ब्राह्मण और दूसरा हरिजन। मैंने ब्राह्मण कलेक्टर से कहा, सर आप दोनों का खाना डाइनिंग रूम में लगवा दूं? ये बोले, नहीं, हम अपने कमरे में खाएंगे। वैसे तो शराब और मुर्गे से जाति भेद मिटता है, मगर इन ब्राह्मण कलेक्टर ने जाति बचाकर शराब पी और मुर्गा खाया। अगर हरिजन कमिश्नर या सेक्रेटरी होता तो खुद ब्राह्मण कलेक्टर उन्हें कमरे से खाने के लिए बुला लाते। यह भेद एक पीढ़ी में तो नहीं मिटेगा, कम से कम 3 पीढ़ियां लगेंगी। इस कलेक्टर का लड़का इंजीनियर होगा और इसका लड़का डॉक्टर। रहन सहन, जीवन पद्धति बदलेगी, सांसारिक स्तर बढ़ेगा। 3 पीढ़ी की उच्च वर्गीयता उससे ब्राह्मण बना देगी। मैंने कहा, शर्मा जी सब जगह आरक्षण हो जाए तो कैसा रहे? ऊंची जाति के लिए भी आरक्षण हो। बलात्कार हरिजन स्त्रियों से होते हैं, क्यों नहीं 30% बलात्कार ऊंची जातियों की स्त्रियों से हो? आखिर उनका भी हक है। बलात्कार ऊंची जातियों के लोग ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत करते हैं। उनसे कहा जाए कि पहले 30% अपनी जाति की स्त्रियों को निपटाओ, तब हरिजन स्त्रियों की तरफ बढ़ना। शर्मा जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। प्राचीन काल में इस विप्र क्रोध से मैं भस्म हो जाता, मगर इस कलयुग में नहीं हुआ। ब्राह्मण ने वो तेज खो दिया है, क्योंकि अब वह यंत्र कार्य छोड़कर बाटा शू की दुकान में नौकरी करता है और भंगी को भी अपने हाथ से जूते पहनाता है। मेरे शहर में
एक जिलेटिन फैक्ट्री है जिसमें उत्पादन हड्डी से होता है। इसमें कायस्थ काम कर रहे हैं। धन की ताकत और उत्पादन की पद्धति से जाति टूट जाती है, पवित्रता की भावना खत्म हो जाती है। औजारों से सड़क पर जूते सीने वाला आदमी चमार है, जूतों के कारखाने में चमार काम कर रहे हैं, वह चमार नहीं कारीगर होता है और ऊंची जाति के मध्य वर्गीयों में बैठता है। शर्मा जी ने कहा, परसों यहाँ रेल दुर्घटना हुई, 2 गाड़ियां टकरा गई। दोनों के ड्राइवर हरिजन थे और शराब पिए थे। बताइए भला ऐसा करते हैं ये लोग? मैंने कहा, शराब पीकर तो ब्राह्मण भी गाड़ी चलाते हैं। मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। नियम है कि जब ड्राइवर इंजन पर जानने लगता है तब उसकी सांस की परीक्षा की जाती है कि उसमें अल्कोहल तो नहीं लिया। ऐसी परीक्षा गाड़ी छोड़ने पर होनी चाहिए, पर यह नहीं होता। यानी प्रशासन ढीला है। हरिजन और ब्राह्मण दोनों ही पीकर चला देते हैं। शर्मा जी को मैंने कुछ नहीं समझा सका। ऐसे लोग अपने पक्ष के बारे में निश्चित होते हैं, मगर समाज के इस हिस्से के लिए आखिर क्या किया जाए? हजारों सालों से इन्हें ज्ञान विज्ञान से वंचित रखा गया है। राम शंभू का सर काटते रहे और द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा कटवाते रहे। इन लोगों को अछूत रखा, गंदी सेवाएं कराई, जाति स्तर गटर में डाल दिया, आत्मसम्मान छीना, पशुवत इनसे बुरा व्यवहार किया, इनके झोपड़े जलाए, इनकी स्त्रियों से बलात्कार किया। सब ऊपर उठते गए और इन्हें लात मारकर ढकेलते गए। सदियों इनका शोषण हुआ है, इनके साथ अन्याय हुआ है। लोकतंत्र आया है तो इन्हें जीवन सुधार की कुछ विशेष सुविधाएं दी जा रही। इस पर देशव्यापी झंझट खड़ी हो गई है। आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहे हैं। कहते हैं नीची जाति के लोग बराबरी की स्पर्धा में अपना हक लें। ऐसा कहने वाले सदियों से हैंडीकैप रेस में अपने को आगे रखे हैं। आखिर ढिबरी और बिजली के बल्ब में बराबरी की स्पर्धा कैसे हो सकती? हरिजन लड़का ढिबरी में पढ़ता है, ऊंची जाति का लड़का बिजली के प्रकाश में पढ़ता है। उसके पास कोई किताबें नहीं होती, इसके पास खूब किताबें होती हैं। यह ट्यूशन लगा सकता है, इसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, उसके अनपढ़ गंवार। यह प्रभाव या पैसे से नंबर बढ़वा सकता है। ढिबरी और बल्ब में बराबरी की स्पर्धा नहीं हो सकती। रविंद्रनाथ ने लिखा था, मेरे देशवासियों, तुमने अपने ही लोगों पर सदियों बहुत अत्याचार किए हैं, तुम्हें इस पाप का फल भोगना है। तो ब्राह्मणों, पाप का फल भोगो, चमार कलेक्टर के चरण छुओ।